हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंटीग्रेट लर्निंग। सो यूपीएचसीएससी का पेपर हुआ था जी अभी 18 अप्रैल 2026 को। ठीक है, वही पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। एजुकेशन का पेपर हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था 9:30 टू 10:30 ये पेपर था, तो इसको हम डिस्कस करने वाले। इसमें पहले 30 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के हैं, तो मैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दूंगी। समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, मोस्टली फैक्चुअली हैं। बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चन अपने एजुकेशन के हैं, जो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बहुत अच्छा पेपर था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, चीज़ें समझने वाली थी। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी पढ़ते हैं, प्राइमरीली फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मेरीन डाइवर्सिटी, ओजोन लेयर और फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। तो ऑब्वियसली आंसर आपका ओजोन लेयर यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा भाई, सारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डज द इलेक्शन कमीशन एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर रिस्पेक्टिवली रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। तो देखो एमपी में ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो अराउंड 70 के बाद आई थिंक हैं। बट तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा जी, 103 और 192 हो जाएगा। ठीक है, हम ऑलरेडी जो है स्टार्टिंग के आर्टिकल्स तो बेसिक सारी क्लासेस में पढ़ते हैं, सारी क्लासेस इन द सेंस कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। तो यूजीसी नेट में भी हमें फंडामेंटल राइट्स पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पता है। जस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद आर्टिकल 52 से शुरू हो जाते हैं, 52 से 60 आई थिंक, ये पता नहीं 63, वो प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। और उसके बाद हमारा ये आपकी पार्लियामेंट भी शुरू हो जाती है। पार्लियामेंट आई थिंक 79 के बाद शुरू हो जाती है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आर्टिकल 103 जो है वो ये एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, लेकिन 103 में बोलते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है कि एमपी किस किस सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ठीक है, सो उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो इलेक्शन कमीशन जो है उससे ओपिनियन मांग सकता है। और ऐसे ही सेम चीज 192 में मेंशन है, जो ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मेंशन है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ एन इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कांग्रेस बनी 1885 में। ठीक है, फिर 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, और जैसे ही बंगाल पार्टीशन अनाउंस हुआ उसके बाद जो है वो स्वदेशी मूवमेंट चला। और स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट आता है। ओके, सो ये 1 2 3 4 वाली ही सीक्वेंस रहेगी। आंसर आपका 1 2 3 4, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ओके, लखनऊ पैक्ट में बेसिकली ये आपके जो थे ना मुस्लिम लीग और आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों का एक समझौता हुआ था, तो उसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो एक्सेसिव डिपेंडेंस अगर होगी आईसीटी पे, इट मे रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन इन एजुकेशनल एनवायरमेंट। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा आईसीटी पे डिपेंड हो गए तो आप जाओगे ही नहीं ना कॉलेज या स्कूल। तो सो एजुकेशनल एनवायरमेंट में जो इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन, वो नहीं हो पाएगा। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस टेक्निकल सपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। और ये डिसएडवांटेज में ही आएगा कि बहुत बार, मतलब आपका जितना बड़ा सेटअप होगा, कई बार आप लोग मुझसे ही पूछते हो ना कि मैम आप बोर्ड क्यों नहीं लगवा लेते, डिजिटल बोर्ड एंड ऑल। सो देखो अब अगर ये लैपटॉप है, लैपटॉप से मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। एक बार जब आप उस सेटअप में रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो तो आप इस पे शिफ्ट होना और थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो बड़ा सेटअप में बड़ी दिक्कतें आती हैं और छोटे सेटअप में छोटी दिक्कतें। सो वही है कि आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ये आपके दोनों के दोनों डिसएडवांटेज हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा। Okay. Which of the following best describes the nature of UGC in India? Most basic question. UGC एक statutory body है, 1956 के एक्ट से बनी है ये statutory। 1953 में ये formally inaugurate कर दी गई थी, लेकिन 1956 में जो है इसको statutory का दर्जा दिया गया। Which river is known as the largest tributary of Ganga by discharge? तो देखो largest या longest अगर आप tributary देखोगे, right bank tributary यमुना होती है, लेकिन by discharge लिख दिया इन्होंने, यानी water flow के हिसाब से आप देखोगे। So water flow के हिसाब से आपकी जो है वो ये घाघरा, जिसको आप जो है करनाली के नाम से भी जानते हैं, वो आंसर रहेगा।
ओके जी। विच इंडियन आएगा भाई, ये स्पेलिंग ऊपर आगे पीछे हो गई। विच इंडियन शूटर वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन कायरो। सो ये आंसर आपका रुद्रांश पाटिल हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, तो आगे वाले किसी एग्जाम में रिपीट होना मुश्किल है। विच पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज द मेल सर्वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ मैसेज। सो दो चीजें हैं, दो पार्ट होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के। जैसे मान लो मेरा ईमेल एड्रेस है inculcateravina@gmail.com। ये @yahoo.com भी तो हो सकता था, ये @outlook.com भी तो हो सकता था, राइट। सो ये जो है ये आपका यूजर नेम होता है जो से पहले है, और उसके बाद वाला जो है वो आपका डोमेन नेम होता है। तो आंसर आपका डोमेन नेम हो जाएगा। ओके जो आपको जो आइडेंटिफाई करवाता है मेल सर्वर को, तो मेल सर्वर जीमेल है, आउटलुक है, याहू है, वो मेल सर्वर आपका डोमेन नेम बताता है। Which environmental management approach emphasizes preventing pollution at the source rather than treating it आफ्टर जनरेशन? यानी कौन सा अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है पोल्यूशन को कम करे सोर्स पे ही, यानी कि जनरेशन के बाद नहीं ट्रीट करना है हमें कि आपने वेस्ट क्रिएट कर दिया और उसके बाद अब आप उसको ठीक कर रहे हो, हमें पहले ही, ठीक है। तो कौन सा अप्रोच पहले ही इसकी बात करेगा? एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट, ये तो आप कोई ट्रीटमेंट चला रहे हो जिसके एंड में जाके ये स्टेप है, तो ये नहीं होगा। रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने का मॉडल, ये भी नहीं है। वेस्ट डाइल्यूशन, यानी वेस्ट ऑलरेडी बन चुका है उसको आप डाइल्यूट करने का मेथड है ये। बट पोल्यूशन प्रिवेंशन अप्रोच, यानी आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो पोल्यूशन को, सो वो अप्रोच जो है वो आपका एट द सोर्स वाली चीज आ जाएगी, प्रिवेंटिंग पोल्यूशन एट सोर्स। ओके, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिसर्च मेथड्स दे रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, केस स्टडी मेथड। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स यूजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल। इन डेप्थ स्टडी आपका केस स्टडी हो गया। कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, ये आपका सर्वे मेथड हो गया। और एस्टेब्लिशिंग कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। ईजी है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। आंसर आपका डी हो गया। Which committee's methodology formed the basis for 2011-12 official poverty estimate in India using consumption expenditure data? So ये अगेन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इनके जीएस में पूछा जाता है। सो आंसर आपका तेंदुलकर कमेटी आएगा जी। तेंदुलकर कमेटी ऑल्दो 2009 में आई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2005 में, 2009 में इन्होंने चीजें बताई थी। बट 2011-12 की अगर आप बात करोगे सो वहां पे यही कमेटी के एस्टिमेट्स जो हैं वो यूज किए गए थे। ओके, तो वो चीज आप याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो हाँ, नॉर्मली वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, जो एक प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स मंत्री हैं उनसे जो ग्रुप मिलके बनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो उसके पूछ के ही, मतलब उसके हिसाब से ही चीजें चलती हैं, ठीक है। एड आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस आफ्टर रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया कि भाई एक बार और सोच लो इस बारे में, और उन्होंने वापस सेम भेज दिया, तो अब प्राइम मिनिस्टर को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सॉरी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट ही कर सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके जी। Which protocol is primarily responsible for reliable end-to-end transmission of data over the internet by ensuring error checking and retransmission? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये है हमारा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, TCP। तो ये हमारा आंसर रहेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का? स्ट्रिक्ट ensure strict classroom discipline, complete the prescribed syllabus quickly, जल्दी से सिलेबस पूरा करवाना है, प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए। तो देखो ओनली स्ट्रिक्ट, यहीं से ही हमारे जो है वो सिलेबस क्विकली करवाना, यहीं से नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो गई, ये हमारे प्रमोट करे क्रिटिकल थिंकिंग को, इंडिपेंडेंट लर्निंग को। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्पेशली एट हायर एजुकेशन।
इन एजुकेशनल इवेल्युएशन वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट रेफर्स टू, 1000 बार बता रखा है, वैलिडिटी जो है वो आपकी एक्यूरेसी चेक करती है और जो आपकी रिलायबिलिटी है वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक करती है. सो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशंस, ये आपकी रिलायबिलिटी हो जाएगी. देन है आपका द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट, जो टाइम आपको लगा है उसका वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है. डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, या डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट आइटम, तो डिफिकल्टी लेवल या टाइम का नहीं है लेना देना. वैलिडिटी मींस जो टेस्ट जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है क्या वो उसको मेजर कर रहा है, तो आंसर आपका सी आ जाएगा. ओके, कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर किया जा रहा है. व्हाट विच इफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन, ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग आएगा जी, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन. सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, देखो अगर इंटरेक्शन की बात हो रही है तो इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगी, राइट. ह्यूमन सोसाइटी की नेचुरल रिसोर्सेज से आपने कंप्लीटली अलग अलग कर दिए. म्यूचुअल रिलेशनशिप वेयर ह्यूमन इन्फ्लुएंस एंड एनिमल्स आर इन्फ्लुएंस, अच्छा ओके नहीं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एनवायरमेंट के द्वारा, सो ये ठीक लग रहा है. रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम बाय आर्टिफिशियल सिस्टम ओनली, नहीं. एक्सक्लूसिव डिपेंडेंस, नहीं. ठीक है, सो आंसर आपका बी हो जाएगा जी, देखते ही पता चल रहा है आपको. इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डीएनएस व्हाट डज आएगा भैया, डाइज नहीं, व्हाट डज, कई बार टाइप करने में फटाफट में गलती हो जाती है. व्हाट डज डीएनएस स्टैंड्स फॉर, सो डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, आंसर 3 हो जाएगा. Which launch vehicle was used to launch India's first solar mission Aditya L1? So Aditya L1 जो है वो फर्स्ट सोलर मिशन है इंडिया की तरफ से, और PSLV C57 जो है वो लॉन्च व्हीकल की तरह यूज किया गया था. According to modern solar nebula theory, the planets of solar system formed primarily through which process? THROUGH. Through which process? So gradual accretion of dust and gas particles within a rotating protoplanetary disk, या वेंडरिंग प्लैनेट्स को कैप्चर कर लिया गया और उससे बन गए आपके प्लैनेट्स. सडन एक्सप्लोजन हो गया और सन से ही प्लैनेटरी बॉडीज बाहर निकल गई, ऐसा नहीं है. फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ मैसिव प्लैनेट नियर द सन, तो ये आंसर आपका ए रहेगा जी. ग्रेजुअल एक्रीशन, ये बात सोलर नेबुला थियरी बोलती है. ठीक है. Which article of Indian Constitution is known as the right to constitutional remedies? So article 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, रिट्स की बात करता है. ओके. द नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन 2023 वाज अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरीज एनेबलिंग विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कोविड-19 वैक्सीन्स. तो क्रिस्पर जीन एडिटिंग, mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी, वायरल वेक्टर जीनोम थेरेपी और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन. सबको याद होना चाहिए जब कोविड की बात आ गई तो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था. ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं बट आंसर नहीं शो हो रहा किसी का, चलो बढ़िया है. विच ऑफ द फॉलोइंग की स्पेलिंग ठीक कीजिए, इज कंसीडर्ड अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. तो प्राइमरी सेकेंडरी 2 सोर्स पढ़ते हैं हम. गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, सेंसस पब्लिकेशन, या फिर आर्टिकल्स जो पब्लिश्ड हैं. ये ऑलरेडी चीजें पब्लिश्ड हैं, लेकिन ऑप्शन में एक और अच्छी चीज है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज जो आपने फील्ड सर्वे से कलेक्ट किए हैं वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज आपका प्राइमरी सोर्स होंगे. ओके. काराकोरम, पीरपंजल, अरावली, सतपुड़ा. अगर आपको इतना भी याद हो, जो आप कॉमन सेंस है कि अरावली जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में, सो यहीं से आपका आंसर सोल्व हो जाता. सी का फर्स्ट, दैट मीन्स आपका आंसर फर्स्ट. ओके. कंफर्म करना हो तो काराकोरम जो है वो कंटेन्स आएगा, कंटेन्स K2, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड. पीर पांजल जो है ये लेसर हिमालयाज की रेंज में मिलेगी. सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और तापी वैलीज के बीच में लाई करती है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके इसका आंसर आगे आ जाएगा, इसका आंसर यही रहेगा 2, 4, 1, 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंपोजिट नेचर ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर का कंपोजिट नेचर जिसमें डाइवर्सिटी है वो शो कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट. कल्चरल आइसोलेशन फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस, यानी आप फॉरेन इन्फ्लुएंस आपके उस पर नहीं है, ये कंपोजिट चीज हो गई. यूनिफॉर्मिटी ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म तो वैसे ही नहीं है कोई चीज. एसिमिलेशन एंड सिंथेसिस,
ऑफ डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन ओवर टाइम, मतलब होता है ना धीरे धीरे करके जो ट्रेडिशन, जो चीजें इकट्ठी हो के सिंथेसाइज हुआ है एक डिफरेंट डाइवर्स कल्चर, वो कंपोजिट की बात कर रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशन बाय मॉडर्न कल्चर नहीं, आंसर आपका सी हो जाएगा जी। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो इन अप्रैल 2023? तो देखो यूक्रेन को तो बनने ही नहीं दिया गया था मेंबर, और जैसे ही 2022 में यूक्रेन पे अटैक हुआ था उसके बाद पहले 2023-22 में ही अप्लाई कर दिया था इन्होंने, तो फिनलैंड जो है उसको तो वो अप्रैल 2023 में मेंबर बना, और उसके बाद 32वां मेंबर जो है वो स्वीडन भी बन गया, वो मार्च 2024 में बना। ओके, तो एक साल बाद। सो इन्होंने ये नहीं पूछा लेटेस्ट न्यूएस्ट मेंबर कौन सा है, बट न्यूएस्ट मेंबर इन अप्रैल 2023 पूछ लिया। स्वीडन है न्यूएस्ट तो देखा जाए तो, बट अप्रैल 2023 में जो न्यूएस्ट है वो आपका फिनलैंड होगा। ओके, ये आपका आंसर ए था भाई इसका। स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया, बिल्कुल सही बात है। 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट, एग्जैक्टली। अगर प्रॉपर तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर पाए तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को भी बचा रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी में भी फोकस कर रहे हैं, और जो है हम पब्लिक हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहे हैं। सो बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन साउंड कर रही है, आंसर इसका 4th होना चाहिए। ओके, which index is primarily used in India to measure retail inflation for the purpose of monetary policy targeting by Reserve Bank of India? So देखो पहले जो है वो WPI यूज किया जाता था, लेकिन अब जो है मतलब अगर हम अभी की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो है वो यूज किया जाता है प्राइमरीली रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अजय बंगा। अजय बंगा जो है वो उन्होंने अज्यूम किया है ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक की तरह इन 2023। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मास्टर कार्ड। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। Which of the following components is not generally included within the scope of information and communication technology? So in ICT के स्कोप में नहीं आता। टेलीकम्युनिकेशन आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आएंगे, इंटरनेट भी आएगा, लेकिन मैकेनिकल एनालॉग मैकेनिकल मशीनरी जो है वो ICT के अंडर नहीं आएगी भाई। ओके, 30th क्वेश्चन आपके GS का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज? सो अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हो तो कहाँ से एनवायरमेंट डिग्रेड होगा? बढ़िया बात है। तो एक्सेसिव एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू एयर एंड वाटर बॉडीज, ये रीजन लग रहा है। प्रमोट सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, तो आप कंजर्व कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव ऑप्शंस हैं, ये कारण नहीं है एनवायरमेंट के डिग्रेड होने का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए। ठीक है जी। अब 31वें क्वेश्चन से शुरू होते हैं हमारे एजुकेशन के क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस मे बी टेस्टेबल और नॉन टेस्टेबल। इट शुड बी कंसिस्टेंट विथ थियरी और प्रीवियस रिसर्च। इट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड रैशनल। अ हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। हाइपोथेसिस हमेशा टेस्टेबल होती है, सो हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, कि आप उसको टेस्ट कर सको। ओके, सो नॉन टेस्टेबल का तो ऑप्शन ही नहीं आता, और नॉट ट्रू हमसे पूछा था। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं कि प्रिडिक्शन होती है ये रिसर्च फाइंडिंग्स की, साउंड रैशनल के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए ये, और प्रीवियसली जो लिटरेचर रिव्यू है, प्रीवियस चीजें हो गई हैं, सो वो लिटरेचर रिव्यू करने के मतलब लिटरेचर रिव्यू में अगर कोई दो चीजों का रिलेशनशिप सिर्फ नेगेटिव ही दिख रहा है तो आप पॉजिटिव हाइपोथेसिस कैसे लेके चलोगे? सो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च। ओके, which of the following best explains the linkage between education policy and national development? So ये हमारे UGC नेट में भी यूनिट 1 का जो पॉइंट है उसका है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं सेकंड, यूनिट सेकंड में आती है एजुकेशनल पॉलिसी। सो नेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशनल पॉलिसी के बीच का लिंक बात की गई है। नेशनल डेवलपमेंट इज अनअफेक्टेड बाय एजुकेशनल आउटकम, नहीं, बिल्कुल नहीं, अनअफेक्टेड नहीं होगा। एजुकेशनल पॉलिसी अलाइंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद नेशनल प्रायोरिटीज में बी। एजुकेशनल पॉलिसीज फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन करिकुलम कंटेंट, नहीं। एजुकेशनल पॉलिसी
फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशियो इकोनॉमिक गोल, इंडिपेंडेंटली भी काम नहीं कर रही। सो ये तीनों जो वर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन्हीं की वजह से ये ऑप्शंस कट होके आपका आंसर बी हो जाएगा कि एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अलाइन करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से कि किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम करें। रीड, हेल्प, आंसर, ग्रीट, रिसाइट, ये जो इलिस्ट्रेटिव वर्ब्स हैं ये कौन से लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग। सो देखो पहला होता है रिसीविंग, दूसरा होता है रिस्पॉन्डिंग। सो रिस्पॉन्डिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा पर्सन का, तो आप रीड कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप आंसर कर रहे हो, आप ग्रीट कर रहे हो, रिसाइट कर रहे हो, तो ये रिस्पॉन्डिंग में जाने चाहिए जी। ओके, तो ये सेकेंड लेवल है क्रॉथहोल्स की इफेक्टिव डोमेन टेक्सोनोमी का। फॉलोइंग रिसीविंग, यानी इससे पहले वाला स्टेप रिसीविंग है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन या रिएक्शन या एंगेजमेंट आपको लर्नर की नजर आएगी। इसमें जो वर्ब्स यूज होती हैं वो आंसर, एड, असिस्ट, कंप्लाई, कंफर्म, डिस्कस। तो बातचीत, चीजें जहां पे आप देख पा रहे होगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे है लर्नर का। The dash is that system of correlation which is computed between दो variables के बीच में है where neither of them is measured on continuous scale। तो दोनों में से कोई भी continuous scale पे नहीं है। Both of them are expressed in form of natural और genuine dichotomies। So ये मैंने आपको करवाया हुआ है, हमने बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल, टेट्राकोरिक और फाई ऐसे करके याद किया था। इसमें दोनों कॉन्टिन्यूस है, इसमें एक कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, दूसरे में दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, और इसमें टेट्राकोरिक में आपके आर्टिफिशियल हैं दोनों, और फाई में आपके जो है वो दोनों के दोनों नेचुरल हैं। आंसर आपका फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन रहेगा। ये देखो इसमें दोनों नेचुरल डाइकोटमी है, टेट्राकोरिक में दोनों आर्टिफिशियल हैं। बाइसीरियल में एक आर्टिफिशियल एक कॉन्टिन्यूस, और पॉइंट बाइसीरियल में एक कॉन्टिन्यूस और एक नेचुरल। ठीक है, सो ये चीज आपने याद रखनी है, पहले भी करवाई हुई है स्टैट करवाते हुए। Mr. X puts the blame on his co-workers for the failure of project assigned to him। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल, आपने दूसरे के ऊपर जो है वो उस फेलियर प्रोजेक्ट के फेलियर का दारोमदार या ब्लेम डाल दिया। तो ये आपका क्या है जी, रिप्रेशन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, ये प्रोजेक्शन है आपका। ओके, अ गुड रिसर्च टूल मस्ट डेमोन्स्ट्रेट बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। हाँ, दोनों होनी चाहिए। अ टूल कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। रिलायबल हो सकता है जब वैलिड ना हो, बट इट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट बीइंग रिलायबल। मैंने एक बार यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपको, और ये क्वेश्चन ओडिशा के एग्जाम्स में कई बार आता भी है। सो ये मेरे हिसाब से तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि गुड रिसर्च टूल जिसमें दोनों चीजें हो, रिलायबिलिटी भी हो और वैलिडिटी भी हो, यानी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। और फंडामेंटल एग्जाम्पल एक यहाँ पे मैंने लिखा है, अ टूल कैन बी कंसिस्टेंट। मान लो सेम रॉन्ग आंसर दे रहा है कोई, लेकिन एक ही जगह पे हिट कर रहा है, राइट, तो वो रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है। हाउएवर अगर एक टूल वैलिड है, अगर वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा है, तो वो एक कंसिस्टेंसी भी शो करेगा। इट मस्ट बी रिलायबल बिकॉज इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो आपके एक्यूरेट नहीं होंगे। ओके, सो जब एक्यूरेसी आ गई तो वो आपके अंदर रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। Rational choice approach to politics assumes that political system operates without feedback mechanism. Individuals act to maximize utility based on calculated preferences. Collective behavior is irrational or unpredictable. Political behavior is shaped only by cultural norms. ठीक है, देखो यहाँ पे फीडबैक नहीं, विदाउट फीडबैक हो रही हैं चीजें। यहाँ पे ओनली कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से आपका पॉलिटिकल बिहेवियर डिसाइड हो रहा है, और यहाँ पे तो हम कलेक्टिव बिहेवियर को इरेशनल और अनप्रिडिक्टेबल बोल रहे हैं। लेकिन जब हम रैशनल अप्रोच की बात करते हैं तो हम वहां पे रैशनैलिटी की, मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करते हैं कि हम कैलकुलेटेड प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीजें करेंगे। तो आंसर आपका बी हो जाएगा जी। की प्रिंसिपल्स क्या है रैशनल चॉइस थियरी के, एक तो रैशनैलिटी है, दूसरा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है। सो ये मेन जो है वो प्रिंसिपल्स रैशनल चॉइस थियरी के माने जाते हैं। बजटिंग इन एजुकेशन मीन्स, तो बजटिंग का क्या मतलब है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं।
An established financial standard needed for non-directional guidance by the school management for the attainment of aim and objective of school. तो यानी आप एक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, वो भी नॉन डायरेक्शनल गाइडेंस के लिए. अगर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट की आप बात कर रहे हो तो डायरेक्शनल गाइडेंस हुई ना. ओके, डिजाइनिंग अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट या एक फाइनेंशियल प्लान जो सस्टेन करेगा द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशनल प्रोसेसेस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन अ गिवन फिस्कल ईयर. साउंड्स बेटर एंड अभी तक ठीक लग रहा है. Plan for specifying the use of general resources in the school system without necessarily focusing on detailed financial planning for a fiscal period. नहीं, detailed financial planning जो है वो budgeting में आपको देखने को मिलती है, तो ये नहीं होगा. Assessment of the structural plan over a given period that shows the estimated infrastructure of the school in a given year. नहीं जी, आंसर आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट या एक फाइनेंशियल प्लान डिजाइन करना, ये बहुत सही आंसर है. ठीक है जी. ओके, यहाँ पे भी दोनों क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट कंसीडर्ड अ मेजर फैक्टर प्रमोटिंग सोशल चेंज. तो इसमें सेक्युलराइजेशन, अर्बनाइजेशन, फिजिकल एंड सोशल आइसोलेशन और पॉलिटिसाइजेशन. सो कौन सा फैक्टर नहीं है जो सोशल चेंज को प्रमोट करे? तो सेक्युलराइजेशन प्रमोट करेगा, अर्बनाइजेशन प्रमोट करेगा, पॉलिटिसाइजेशन भी प्रमोट करेगा. लेकिन जब कोई चीज आइसोलेशन में ही चली गई, वो कैसे सोशल चेंज को प्रमोट करेगी? अब वो चाहे फिजिकल आइसोलेशन हो या सोशल आइसोलेशन हो. सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा. ठीक है. फिर लीगल प्रोविजंस दे रखे हैं और यहाँ एक्शंस दे रखे हैं. आरपीडब्ल्यूडी, यूएनसीआरपीडी, सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. तो जो आरपीडब्ल्यूडी है वो क्या करता है? एक तो देखो, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी हम 1000 बार पढ़ चुके हैं कि भाई सर्व शिक्षा अभियान में ही होती है, तो सी का तो फॉर श्योर थर्ड आएगा. एसिड अटैक्स लिख रखा है यहाँ पे क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में मेंशन था, बट एसिड अटैक्स विक्टिम्स की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो एसिड अटैक विक्टिम्स को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इंक्लूड किया गया है. सो फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा. आंसर आपका यहीं से आ गया. यूएनसीआरपीडी एक लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, 2006 में आई थी, फिर 2008 में इन्फोर्स हुई, 7 में इन्फोर्स हुई, हमने 2008 में उसको अडोप्ट कर लिया था. तो वो वाली चीजें हैं, वो कुछ एक डेट्स हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए. एनसीएफ जो है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ स्कूल जो है वो अकोमोडेट करेगा सभी बच्चों को, चाहे रिगार्डलेस ऑफ एनी डिफरेंस. तो सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साइड रखते हुए बच्चे को एडमिशन देना है, ये बात एनसीएफ में बोली है. आंसर आपका डी हो जाएगा जी. Limitation of scientific method is or are scientific method cannot answer all questions. Obviously कोई भी मेथड सारे क्वेश्चंस का आंसर तो वैसे ही नहीं कर सकता. द यूज ऑफ आएगा ये. द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड कैन नॉट फुल्ली कैप्चर द कंप्लीट रिचनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट. एग्जैक्टली, आप कंप्लीटली सारी चीजों को नहीं कैप्चर कर पाते बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं चीजें, स्पेशली अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें. ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑलवेज हैव सम डिग्री ऑफ एरर. हमेशा कुछ ना कुछ एरर हर एक इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिल जाती है. द साइंटिफिक मेथड डजंट ऑलवेज, ऑलवेज की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, डजंट ऑलवेज प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम रियल और पोटेंशियल हार्म. सो ये बात भी ठीक है कि आप मतलब इसमें यूजुअली साइंटिफिक मेथड की जब हम बात करते हैं तो हम साइंस से रिलेट कर लेते हैं. अदरवाइज साइंटिफिक मेथड इज लाइक सिस्टमेटिक हो रही है कोई चीज, तो वो ह्यूमैनिटीज में भी साइंटिफिक मेथड हो सकता है. ओके, तो देखो चारों ऑप्शन तो ऑप्शन में वैसे ही नहीं है, तो हम पहले 3 ऑप्शंस के साथ जाएंगे. बेटर आंसर इज 1 2 3 जहां मैक्सिमम ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं और वो तीनों सही भी हैं. ओके, from an educational perspective which of the following best reflects the epistemological position of Vedanta. So epistemological position पूछी है, यानी नॉलेज से रिलेटेड बात पूछी है. ओके, हमने पढ़ी हुई है ना, हमने ऑन्टोलॉजी या ऑन्टोलॉजी भी छोड़ो, हमने मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी 3 चीजें तो पढ़ी है हमेशा. सो नॉलेज इज डिराइव्ड सोनली थ्रू सेंसरी परसेप्शन, ऐसा तो हमने वेदांता में कभी नहीं बोला. वेदांता तो सारी की सारी 6 की 6 जो नॉलेज के सोर्सेज हैं, प्रमाणास हैं,
उनको एक्सेप्ट करता है. ओके, लिबरेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन सोशल रिस्ट्रक्चरिंग. नहीं, रियलिटी इज ड्यूलिस्टिक एंड परमानेंटली डिवाइडेड. रियलिटी ड्यूलिस्टिक है, सही बात है, लेकिन रियलिटी का तो पूछा ही नहीं है हमसे, तो एपिस्टेमोलॉजी का पूछा है. सो ट्रू नॉलेज इन्वॉल्व्स रियलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ एंड एब्सोल्यूट रियलिटी. ये बात जो है वो ट्रू नॉलेज के बारे में बिल्कुल ठीक है. डी आपका आंसर रहेगा. ओके, मेजरमेंट डिफर्स फ्रॉम इवेल्युएशन बिकॉज मेजरमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव, अकर्स ओनली एट द एंड ऑफ सेशन. एंड ऑफ द सेशन में तो इवेल्युएशन होता है जहां आप जजमेंट पास करते हो. वैल्यू जजमेंट भी इवेल्युएशन में होती है और क्वालिटेटिव भी इवेल्युएशन होता है. ओके, सो मेजरमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव, ये चीज अलग है. अब हमेशा ध्यान रखिए, हम टेस्ट सबसे पहले लेते हैं, उसमें जो मार्क्स देंगे वो एक तरीके से मेजरमेंट हो गई, क्वांटिटेटिव टर्म. देन असेसमेंट में हम चीजों को असेस करने की कोशिश करते हैं और इवेल्युएशन में हम उसी असेसमेंट में वैल्यू जजमेंट ऐड कर देते हैं. ओके, सो मेजरमेंट इज इक्वल टू टेस्ट टेक्निकली. असेसमेंट में मेजरमेंट और टेस्ट दोनों आ जाएंगे और इवेल्युएशन में असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, प्लस वैल्यू जजमेंट आ जाएगी. ये बात आप याद रखिएगा. ओके, स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस इफ द स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो 5 + 3 + 3 + 4 का स्ट्रक्चर है. बहुत ईजी क्वेश्चन है. Okay, which of the following provisions is not appropriate for curriculum development aimed at addressing regional, socio-cultural and ethnic diversity? नॉट अप्रोप्रिएट पूछा है करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड. सो देखो, अगर आप सोशियो कल्चरल, एथनिक और रीजनल बातों की भी बात, रीजनैलिटी की भी बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोकलाइज और रीजनल अडेप्टेशंस चाह रहे हो, राइट. डिसेंट्रलाइजेशन भी होगा, अच्छी बात है, और स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, उन सबको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है. करिकुलम डेवलपमेंट अगर रिजिड है, सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे है, वो भी विदाउट कंसिडरिंग द लोकल डाइवर्सिटी, सो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं गया ना जो हमसे पूछा है उस हिसाब से. तो आंसर आपका डी हो जाएगा जी. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग वुमेन फ्रॉम सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन इन इंडिया. तो कौन सा यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? सो प्रोवाइडिंग ओनली वोकेशनल स्किल्स विदाउट सोशल अवेयरनेस. नहीं, सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, वरना तो वो फिर भी डिसएडवांटेज पे ही रहेंगी टेक्निकली, राइट. तो ओनली ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया. सेल्फ रिलायंस को एनहेंस करें, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग साउंड्स गुड. रिनफोर्सिंग ट्रेडिशनल रोल्स, जेंडर रोल्स, यानी जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स चले आ रहे हैं उनको री इन्फोर्स करना, स्ट्रेंथन करना, ये बात तो गलत हो गई. ये कहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई? लिमिट वुमेन्स रोल टू हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी गलत है कि आप वुमेन को सिर्फ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक ही लिमिट कर रहे हो. सो ऑब्वियसली एक ही इंपावरिंग ऑप्शन दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम उनके राइट्स के बारे में, पार्टिसिपेशन भी उनका ले रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं चीज उनको, और सेल्फ रिलायंस भी एनहेंस कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा उनका. Which article of Constitution of India is specifically titled प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? यहाँ पे कई बार आपको 29 और 30 आर्टिकल में कंफ्यूजन हो सकता है. सो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट 29 में है जी, और जब आपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लिया तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने का जो राइट है वो आर्टिकल 30 में मेंशन है. सो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आर्टिकल 29 हो जाएगा. ओके, बहुत क्वेश्चंस बहुत टू द पॉइंट है, इसीलिए मैं फास्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो पाए. Which statement correctly distinguishes educational sociology from sociology of education? So कई बार हम confusion में रहते थे कि educational sociology, sociology of education, ये क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिकुलर उदाहरण है कि कैसे आप जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है. एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी को स्टडी कर रही है इंडिपेंडेंटली ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. नहीं, जब टर्म में एजुकेशन और सोशियोलॉजी दोनों आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंस कहाँ से आ गई, राइट. सो ये स्टेटमेंट गलत है. बोथ आर आइडेंटिकल नहीं है. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्लाई करती है
सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो फोकस करती है सोशियोलॉजी को यूज करना किसके लिए, टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मींस आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप जो है स्टडी कर रहे हो एजुकेशन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस जो है वो इन्होंने क्रिएट किया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बैठता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज मोस्ट क्लोजली यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स डिजाइन, ISD के साथ। सो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन ऑब्वियसली करिकुलम डिजाइन या आपका एजुकेशनल प्लानिंग या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो आपका वर्ड रहेगा और यही आपका सही आंसर रहेगा। Which of the following statements is not true about policy? Policy के बारे में क्या चीज सही नहीं है? Policy, public policies also evolve with the activities of top level executives alone. सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब से ही इवॉल्व हो रही हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अलोन वर्ड आ गया, वैसे ही नेगेटिव हो गया। पॉलिसी एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिटरमाइनिंग एंड सेटिंग लिमिट्स टू व्हाट द स्टेट डज, कि वो क्या करेगा, तो वो लिमिट हो गई ना। जिस जैसा पॉलिसी में लिखा है वो पॉलिसी वाली चीजें एक दायरा बना रही हैं आपके लिए कि आपको इतना करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। सो ये बात तो ठीक लग रही है पॉलिसी की। पॉलिसी रेफर्स टू अ ब्रॉड स्टेटमेंट that reflects future goals and aspirations and provides guidelines for carrying out those goals। तो ये बात ठीक है, पॉलिसी एक ब्रॉड स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या करना है वो भी होता है, कैसे करना है, गाइडलाइंस, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। साउंड्स गुड। Policy refers to a situation when a government takes a decision or chooses a course of action to solve a social problem and adopts a specific strategy for its planning and implementation। So ये जो situation है policy की, ये भी ठीक साउंड कर रही है। हमसे गलत पूछी थी, not true। So A ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा जी। 51st question, which of the following research designs studies cause and effect relationship? अगर आपने इतना ही क्वेश्चन देखा तो आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ चले गए होंगे, बट हमसे पूछा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है विदाउट मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर पाते, दैट मीन्स वो चीज हो चुकी है। सो आंसर विल बी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हमने एक्स पोस्ट फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल पेपर 1 में, पेपर 2 में बहुत डिटेल में हमेशा पढ़ा है। Okay, a good educational plan should aim at the improvement of which of the following components along with promoting participation in community programs। आप जब ऑप्शंस को देखेंगे, देखो फिजिकल फैसिलिटीज हर एक में इंक्लूडेड है, थर्ड को छोड़ के, टीचर्स, करिकुलर, को करिकुलर, गवर्नमेंट, सारी चीजें, मोस्टली चीजें आपकी डी में इन्वॉल्व है। सो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि इसमें फिजिकल फैसिलिटी, टीचर, लाइब्रेरी सर्विसेज, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज, सारी चीजें आ गई। फोर्थ ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है जी। असर्शन और रीजनिंग दे रखी है। स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस एक सिचुएशनल एनालिसिस टूल है, सही बात है। स्वॉट इज यूज्ड एज एन इनपुट इनटू द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस एंड इज आल्सो अप्लाइड टू इवैल्यूएट सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आएगा भाई, STRENGTH, स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये चार चीजें हम देखते हैं। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये सिचुएशनल एनालिसिस टूल है। सो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, 54th क्वेश्चन, डैश आर द इंडिविजुअल स्पेसेस ऑन द वेब दैट गिव देम अ वॉइस। They can be a soapbox, commentary on current event, collection of memos or thoughts, a place to post photos and comments, almost anything a user wishes। So ये क्या रहेंगे? ये Moodle नहीं है, ये विकीज नहीं है, वेब नहीं है, ये ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग्स में आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। ये कमेंट्री भी हो गई, आपकी फोटोज, कमेंट्स, जो भी चीज आप इंक्लूड करना चाहो वो आपके ब्लॉग्स में इंक्लूडेड रहेगी। सो आंसर आपका ब्लॉग्स हो गया जी। According to Max Weber, how many types of legitimate authority are there? 3 types of legitimate authority are there. Traditional authority, charismatic authority और legal rational authority. ओके, सो ये क्वेश्चन याद रखना, पेपर 2 एजुकेशन नेट में रिपीट हो सकता है। इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, यानी आप कॉन्टिन्यूटी में इंप्रूव कर रहे हो। सो आप प्लान कर रहे हो, करके देख रहे हो उस चीज को, चेक कर रहे हो, उस पर एक्शन ले रहे हो। सो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, क्योंकि वन टाइम इंस्पेक्शन और करेक्शन हो गया, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है चीजें।
सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है विदाउट फीडबैक, अगर फीडबैक नहीं है तो वही दिक्कत आ गई। रैंडम परफॉर्मेंस को आप मतलब इट्स लाइक परफॉर्मेंस को आप रैंडमली इवेल्युएट कर रहे हो, वो भी कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन नहीं है। सो आंसर बी जो है वो आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है। देन है जी नेक, QCI, INQ, AAHE और NIRF। तो NIRF क्या करती है जी, इंस्टीट्यूशंस को असेस, NIRF रैंकिंग देती है और नेक जो है वो असेस करती है इंस्टीट्यूशंस को। ओके, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग INQ, AAHE रखती है और ब्रॉडर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। अब मुझे INQ, AAHE की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी आंसर आपका 4, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी हो गया। ठीक है जी। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंक्लूजन रेफर्स टू द प्लेसमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन स्पेशल क्लासरूम्स। नहीं, सेम क्लासरूम में रखते हैं हम, स्पेशल्स में नहीं। ये तो आपने अलग से स्पेशल स्कूल खोल दिया, ये तो गलत हो गया, ये तो इंक्लूजन का मतलब ही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ ट्रीटिंग स्टूडेंट्स विद इम्पेयरमेंट इन स्पेशल स्कूल्स। नहीं, ट्रीटिंग नहीं है, कुछ और। यहाँ पे कोई भी फिलोसफी ऑफ ओके, इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं है कि आप अलग से कोई चीज कर रहे हो। सो ये इस फिलोसफी पे बेस नहीं है भाई, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए हमारे, बोथ A and R आर फॉल्स। ओके, डैश इंस्पायर्ड हार्डवेयर अप्रोचेज टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। देखो, बिहेवियरल साइंस और उसके जो अप्लाइड पार्ट्स हैं, दे इंस्पायर सॉफ्टवेयर अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, और फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग जो है वो आपका हार्डवेयर अप्रोचेज टू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को इंस्पायर करता है। ओके, इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स अलाइनमेंट अमंग। तो इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन में ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी और जिस तरीके से आप असेस कर रहे हो, ये सारी चीजें सेम अलाइनमेंट में होनी चाहिए कि आपने ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही असेसमेंट मेथड्स जो है वो बनाए हैं। टीचर की ऑटोनॉमी विदाउट इवेल्युएशन नहीं, टेक्स्ट बुक ओनली नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है जी। ओके, द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली आर्ग्यूज दैट एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। सो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली ये आर्ग्यू करती है कि जो एजुकेशन है वो रिप्रोड्यूस करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावरफुल रिलेशंस हैं और सोशल इनइक्वालिटीज हैं, उनको ही मेंटेन करने की कोशिश करती है। सो आंसर नंबर बी जो है वो आपका फिट बैठ रहा है जी। ओके, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, 4 एजुकेशनल फिलोसफीज यहाँ दे रखी हैं। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू यूनिवर्सल वैल्यूज, तो आइडियलिज्म वो भी छोड़ो अगर नहीं समझ आ रहा हो, बट एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद चाइल्ड्स नेचुरल ग्रोथ, ये तो नेचुरलिज्म के साथ जाएगा, राइट। जहां भी हम साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हम रियलिज्म की बात करते हैं। जहां हम फ्रीडम, चॉइस, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी बात करते हैं, तो ये हमारा एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी हो गया। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया। Consider the following statements regarding Indian philosophical schools. तो सांख्य नॉलेज अराइजेज थ्रू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, तो सांख्य फिलोसफी में पुरुष और प्रकृति से चीजें शुरू हो रही हैं। बुद्धिज्म रिजेक्ट कर रहा है नोशन ऑफ परमानेंट सेल्फ, क्योंकि बुद्धिज्म डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे एम्फेसिस कर रहा है, क्षणिकवाद के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी परमानेंट कुछ भी नहीं होता, मोमेंट्री होती हैं सारी चीजें। और अगर आपने ये फिलोसफी अपनी लाइफ में अपना ली, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, क्योंकि मतलब हर एक चीज मोमेंट्री होती है, आप वो सोच के रिएक्ट किया कीजिए लाइफ में। जैनिज्म जो है वो अपहोल्ड करता है अनेकांतवाद की थियरी, ये भी हमने पढ़ी हुई है। एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म, तो ये भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही है कि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, रिलेटिविज्म की चीजें हैं। योगा फिलोसफी कंसीडर्स लिबरेशन इज अचीवेबल सोनली थ्रू रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, तो ये सोनली वर्ड जो है वो गलत जगह आ गया भाई, अकेला इससे नहीं होंगी चीजें। तो आंसर आपका 1, 2 and 3 रहेगा, क्योंकि अकेले से नहीं होंगी। हमने अष्टांग योग की बात की, हम 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं, और उसी बेसिस पे आप जो है लिबरेशन अटेन करोगे, तो सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बेसिस पे नहीं होंगी चीजें। Which of the following correctly represents the typical sequence in counseling process?
सो डायग्नोस करोगे नहीं, पहले आप रेपो एस्टेब्लिश करते हो, ये हमने कई बार पढ़ा है। आप रेपो एस्टेब्लिश करते हो, इतना भी आइडिया होना, यही टर्मिनेट थोड़ी ना सबसे पहले हो जाएगा, इंटरवीन थोड़ी करोगे जाते ही, राइट। सो पहले रेपो एस्टेब्लिश करो, डाटा कलेक्ट करो, क्या दिक्कत है वो डायग्नोस करो, देन इंटरवीन करो और लास्ट में फॉलो अप। इंटरवीन के बाद आप लास्ट में जो है टर्मिनेशन भी ला सकते हो, वो चीज टर्मिनेशन के बाद फॉलो अप हो सकता है, तो वो चीजें होती, बट यहाँ पे तो बहुत क्लियर कट ऑप्शन दे रखा है, सो बी आपका आंसर हो जाएगा। अरेंज द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी इन प्रॉपर ऑर्डर। सो सबसे पहले प्रिपरेशन होती है जी, प्रिपरेशन के बाद इंक्यूबेशन होता है, क्योंकि प्रिपरेशन और इल्यूमिनेशन, तो प्रिपेयर कर रहे थे आप किसी चीज के लिए, आपको नहीं आ रहा था आइडिया, एकदम से जो आइडिया आया, अब जो आइडिया आया है उसके और प्रिपरेशन के बीच का जो पीरियड था वो इंक्यूबेशन है, और लास्ट में आप वेरीफाई करते हो, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। Which level of measurement permits meaningful interpretation of equal intervals but lacks a true zero point? True zero होता है रेशियो में, बट वो नहीं है, यहाँ लैक कर रहे हो और इंटरवल्स हैं, तो आंसर आपका डी आ गया। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। In qualitative data analysis, the method of constant comparison is primarily associated with. Constant comparison पूछा है जी, हो सकता है आप एग्जाम में बैठे हो तब शायद गलत करके आए हो मेरी तरह, बट constant comparison के बाद आपके दिमाग में theoretical saturation चल रहा होगा, तो वो confusion आई होप आपके लिए क्रिएट ना हुआ हो। constant comparison चलता रहता है पिछले वाले डाटा से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जब तक कि हम और नया डाटा मिलता रहेगा, तो एक theoretical लेवल पे जब तक saturation नहीं आ जाता तब तक हम कंपेयर करते हैं, एंड दिस इज एन अप्रोच इन ग्राउंडेड थियरी अप्रोच एंड रिसर्च, ठीक है। और ग्राउंडेड थियरी ये कोरिलेशनल ये हमने पढ़े हैं कि क्वालिटेटिव में होते हैं, बट ग्राउंडेड थियरी में हम थियोरेटिकल सैचुरेशन की बात करते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स animals learn to use the release mechanism without resorting to useless movement। यानी अब आप इतनी ट्रायल्स के बाद अब एनिमल बिल्कुल फिट हो गया चीज को करने के लिए कि वो एक भी मूवमेंट में गलत नहीं जा रहा है, उसको अब सही रास्ता पता है। सो ये ट्रायल एंड एरर थियरी है थॉर्नडाइक की, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके क्योंकि इसमें कहीं भी इंसाइट्स की बात नहीं हुई है, कहीं रेनफोर्समेंट की बात नहीं हुई है, कहीं पैवलोव की कंडीशनिंग की बात नहीं हुई है, तो आंसर आपका थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थियरी। What is the correct order of needs from lower आएगा, ये lower to highest as per Maslow's theory। तो सबसे पहले क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, यहीं से ही आ गया आंसर। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बाकी सब तो स्टार्टिंग ही नहीं है फिजियोलॉजी से। ओके तो आंसर डी हो गया। प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इज द आउटकम ऑफ विच फिलोसफी। प्रोजेक्ट मैथड जो है वो जॉन ड्यूई ने दिया था और किलपैट्रिक ने उसको पॉपुलराइज किया था। सो मोस्टली किलपैट्रिक ही ऑप्शन में दिया होता है, तो हम इसलिए उसके साथ चले जाते हैं, अदरवाइज जॉन ड्यूई ने ये मेथड दिया, स्टार्ट किया, सो ऑब्वियसली फिर हम प्रैग्मेटिज्म के साथ जाएंगे। ठीक है, सो प्रोजेक्ट मेथड की टीचिंग की जो आउटकम, ये जो किस फिलोसफी का आउटकम है, ये प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी का आउटकम है। Which of the following best describes the main focus of sociology of education? So provide a basis for determining the aims of education. So education के aims तो कई, sociology, psychology, ये philosophy, ये सारी foundation create करती हैं, but best describes ट्रेनिंग एजुकेशनल वर्कर्स एंड टीचर्स नहीं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको आएगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। सोशियोलॉजी पूछा है तो साइकोलॉजी नहीं आएगा आंसर में। एनालिसिस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस विद इन द स्कूल एंड बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी। सो ये जो आपका इंटरेक्शन है सोशल लेवल का, उसको एनालाइज करना, और वो इंटरेक्शन किस किस के बीच में, विद इन द स्कूल भी है, बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी भी है, तो ये जो एनालिसिस है ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में काउंट होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following is most appropriate for in identifying आएगा ये specific learning disabilities in school aged children। तो आप specific learning disabilities जो है वो कैसे identify करेंगे? आप जो है general intelligence test से पता कर लोगे? नहीं, आप peer comparison करोगे without standardized measures, या फिर आप ऑब्जर्व करोगे फिजिकल इंपेयरमेंट ओनली। देखो ओनली और अलोन से ये दोनों ऑप्शंस कट आउट हो गए।
अब मेरे पास बचे हैं दो चीजें, मैं तो कंपैरिजन करूं, अगर आप कंपेयर करते भी तो विदाउट स्टैंडर्डाइज मेजर क्यों कंपेयर करोगे आप, राइट? करिकुलम बेस्ड असेसमेंट और उसके बेसिस पे साइको एजुकेशनल इवैल्यूएशन, तो ये जो इवैल्यूएशन है इसमें कहीं भी किसी और से कंपैरिजन नहीं है, आप बच्चे के ऊपर फोकस कर रहे हो, सो ये जो है आपका सही आंसर रहेगा भाई, अगर आप स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो। टीचिंग अ सब्जेक्ट इन अ न्यू वे विद इन द सेम करिकुलम, सेम करिकुलम में आप नए तरीके से पढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आपका तरीका नया है, करिकुलम नया नहीं है, सो देयर इज नो चेंज इन करिकुलम, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो टेक्नो एडवेंट, इनोवेशन है करिकुलम में कि आपका तरीका नया है, आपने इनोवेटिव तरीका निकाला है, ओके। फिलोसॉफिकल या आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसिस्ट ऑफ, सो व्हाट इज रियल, रियलिटी क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, गुड क्या है, ये चीजें आपकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन में आएंगी। सोसाइटी तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में आ जाएगी ना, तो फिलोसॉफिकल या आइडियोलॉजिकल में आपकी पहली तीन आएंगी। जब रियलिटी की बात करते हो तो मेटाफिजिक्स की बात करते हो, ट्रू नॉलेज की बात करते हो तो एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हो, और क्या अच्छा है क्या गलत है सही है तो आप एक्सियोलॉजी और एथिक्स की बात करते हो, ओके। Which of the following correctly differentiates Gardner's theory of multiple intelligence from Sternberg की triarchic theory? So Gardner propose करता है different distinct modalities जैसे linguistic और spatial intelligence, हाँ दिया था ये गार्डनर ने, जबकि Sternberg फोकस करता है analytical, creative और practical component पे। ये बात तो ठीक लग रही है। Both theories reject the concept of intelligence and multifaceted, नहीं, दोनों theories में ही बहुत सारे तरीके की intelligence है, तो multifaceted का जो एस्पेक्ट है वो तो दोनों कोई भी रिजेक्ट नहीं कर रहा। गार्डनर एम्फसाइजेस एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, जबकि स्टर्नबर्ग जो है नहीं, ये उल्टा दे रखा है। स्टर्नबर्ग की थियरी इज एक्सक्लूसिवली साइकोमेट्रिक इन ओरिएंटेशन, तो ये तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही डिफरेंशिएशन दर्शाता है जी, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है बट सेम रेट नहीं होता है, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंप्लाई दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट नहीं आएगा। अंडर आइडेंटिकल, आप ना दो बच्चे घर में सेम घर में रह रहे हैं, सेम एनवायरमेंट है उनका, तो भी उनका डेवलपमेंट का रेट सेम नहीं होगा, ओके। सो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया, रीजन इज गलत, और पहले वाली चीज जो है वो सही है आपकी कि प्रिडिक्टेबल पैटर्न, सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ओके। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में डिफरेंस बताना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कन्वर्ट करता है बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट इनटू मॉनेटरी टर्म्स, सही बात है ये तो, बल्कि इफेक्टिव एनालिसिस कंपेयर करता है कॉस्ट रिलेटिव टू स्पेसिफिक नॉन मॉनेटरी आउटकम्स, ये तो सही लग रहा है। सीबीए मेजर्स आउटकम इन फिजिकल यूनिट, ये कन्वर्ट करता है सभी बेनिफिट्स को मॉनिटरी में, नहीं। सीएई कन्वर्ट नहीं करता मॉनिटरी में, दोनों मेथड्स आइडेंटिकल है, नहीं। सीईए इग्नोर करता है कॉस्ट को कंप्लीटली, बोल सकते हैं बट ये कोई डिफरेंस नहीं है, कंप्लीटली तो नहीं बट इफेक्टिवनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो आंसर आपका किस पे आ जाएगा जी, ए आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट परफेक्ट आंसर होगा। The use of e-portfolios in educational assessment primarily supports continuous documentation of learner progress and reflective practice, elimination of qualitative assessment method, replacement of formative, replace नहीं कर रहा है formative को, ना ही eliminate कर रहा है qualitative assessment methods को, ना ही norm reference ranking students की कर रहा है, ये continuous documentation है। जब आप e-portfolio की बात कर रहे हो तो portfolio documentation ही है एक तरीके से आपकी achievements की और चीज़ों की। E-learning facilitates learner autonomy and flexibility in time and pace. हाँ, ई लर्निंग की वजह से फ्लेक्सिबल रहती हैं चीज़ें, आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी पेस के हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। ई लर्निंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड पेडागोजिकल प्लानिंग, भले ही ई लर्निंग है बट पेडागोजी के लिए किस तरीके से यूज़ होगी, क्या चीज़ें करनी है, वो प्लानिंग और एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तो चाहिए होगा, उनकी नीड थोड़ी ना खत्म हो सकती है। सो सेकेंड गलत है जी, यानी रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, दैट मीन्स आंसर इज फोर्थ, ओके। Summative assessment is used for which of the following? तो summative providing feedback during a lesson, ये तो formative है। Modifying teaching techniques, नहीं, ये भी formative के दौरान होता है। Assigning a grade to learners achievement and promotion, और diagnosing specific, diagnose कर रहे हो तो वो diagnostic assessment होगा ना कि summative। जब आप grade दे रहे हो that means आप value judgment कर रहे हो तो वो आपका summative में आ जाएगा जी, ओके।
रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी और न्यू सोशल मूवमेंट थियरी। रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करना यानी आपकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज के बीच में गैप है, उस वजह से सोशल मूवमेंट अराइज हुआ है। सो ये रिलेटिव वाला आएगा, यानी दो ऑप्शंस आपके कट आउट हो गए। ओके, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में रिसोर्सेज पे फोकस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। न्यू सोशल मूवमेंट, अच्छा इसका सेकंड, ये लो आंसर तो यहीं से ही आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन में सोशल स्ट्रेन और ब्रेकडाउन ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम लीड टू कलेक्टिव एक्शन या मूवमेंट हो गया। और न्यू सोशल मूवमेंट थियरी, सोशल मूवमेंट इज लिंक टू पोस्ट इंडस्ट्रियल इश्यूज। ओके, तो वो आपका न्यू सोशल मूवमेंट में आ जाएगा। आंसर आपका सेकंड आएगा जी, बी। बी लगा लो, सेकंड लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, ये वाला रहेगा आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस अलाउ वेरिंग डिग्री ऑफ रीयूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, अलग अलग डिग्री पे होती हैं चीजें, CC BY है, क्या है, शेयर अलाइक है, कमर्शियल यूज है, क्या है। मूक्स आर टिपिकली रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल क्लोज्ड ग्रुप्स, नहीं, मैसिव है, ओपन है, ऑनलाइन कोर्स है, फुल फॉर्म में ही सारी चीज बता दी, तो स्मॉल कहाँ है, मैसिव है, बहुत बड़े लेवल पे है। सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा तो आपका आंसर 1, 3 एंड 4 हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डीलोन और मैकलीन जो हैं वो सिस्टम क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी पे फोकस करते हैं एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूजर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, नेट के सिलेबस में भी टॉपिक मेंशन होता है। ई इंक्लूजन एम्फेसाइजेस एक्सेसिबिलिटी थ्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, ये बात भी ठीक है। सो 1, 3, 4 आपका सही आंसर होगा। Which of the following refers to adapting instruction and learning experiences based on learner's ability, उसकी readiness, learning styles to meet the needs of all learners। तो आप अडेप्ट कर रहे हो लर्नर्स के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। सो हर एक लर्नर पे फोकस हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हुआ ना कि आपका इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन या स्पेशल इंस्ट्रक्शन या UDL। ओके, सो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हुआ। आप ये चीजें कर रहे हो, आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस को अडेप्ट कर रहे हो। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एक थोड़ा सा प्रोएक्टिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। सी वाला आपका परफेक्ट आंसर फिट बैठता है। Human relations approach to educational administration primarily emphasizes, so human relations approach किस पे फोकस कर रहा है, primarily human relations की बात हो रही है, तो obviously interpersonal relations होंगे, मोरल होगा, participative decision making होगा। आप exclusively quantitative performance indicator पे फोकस नहीं करते हो, strict bureaucracy पे फोकस नहीं करते हो, और organizational efficiency through mechanistic control, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट फिट है जी। What is the major consideration in the validation of assessment instrument? So assessment instrument में आप avoid करोगे comparison with other measures of performance, avoid करोगे factors affecting performance, study करोगे only positive intended effect, या comparing the assessment task with specifications describing the domain being measured। So आप assessment task को उन specifications के साथ compare कर रहे हो जो आप एक reference लेके चले हो, ठीक है, जिस डोमेन, जो आपने ऑलरेडी कि ये डोमेन मेजर होना चाहिए, उस हिसाब से आप कंपेयर करोगे। सो ये वैलिडिटी शो करेगा ना उस असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट की, कि जिस चीज के लिए वो बनाया गया था, जिस रेफरेंस के साथ बनाया गया था, आप उससे कंपेयर करो, तब आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, तब पता चलेगा वो वैलिड है कि नहीं है। ओके, एंडोमॉर्फिक, सर्जेंसी, शिजियो, हम इसको वो भी पढ़ते हैं ना, परमिया और आपका शिजियोथाइमिया, ठीक है, ठीक है, शिजोथाइमा। ओके, एंडोमॉर्फिक ही पढ़ा हुआ है इनमें से, अगर हम देखें तो एंडोमॉर्फिक में विसरल वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, तो विसरोटोनिक और कंफर्ट लविंग एंडोमॉर्फिक में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सर्जेंसी, ये जो वर्ड है ये हमने शिजोफ्रेनिया या कुछ तो पढ़ा था, मेरे दिमाग से प्रोनाउंसिएशन स्किप हो रही है, ठीक है। सो वो एक इंट्रोवर्टेड और रिजर्व्ड पे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट का थर्ड एंड थर्ड का फर्स्ट यहीं से सोल्व हो रहा था, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, आप इसको लगा सकते हो, डिफरेंट है क्वेश्चन। सर्जेंसी जो है वो आपका चेयरफुलनेस के साथ जाएगा, और परमिया जो है वो एडवेंचरस ट्रेट के साथ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफ टेस्ट इज और आर करेक्ट, कंपेयर द वेरिएंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। देखो वेरिएंस तो कंपेयर करता है ये, लेकिन हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं हमेशा। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स, तो ये मुझे 2 वाला वर्ड डाउट लगा,
ठीक है। अगर आप सिर्फ वेरिएंस के बेस पे जा रहे हो तो ओनली 1 आपका आंसर हो सकता है। सो मेरे हिसाब से 1 रहना चाहिए आंसर, बिकॉज मीन की बात कर रहे हो और मीन ऑफ 2 ग्रुप की बात कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। ये हम जेड टेस्ट में लेके चलते हैं और मीन ऑफ 2 ग्रुप हम टी टेस्ट, तो ये उसकी बात आ गई। एफ टेस्ट अनोवा से रिलेट करते हैं हम, अनोवा के थ्रू हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। सो अनोवा में हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं और वो भी 2 से ज्यादा ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। सो फिर भी हम ए के साथ जा सकते हैं, ओनली 1, क्योंकि वेरिएंस की बात हो रही है। ओके, Which of the following are the reasons why education is considered a social system? So it is bound by strong social relationship. It is bound by a feeling आएगा भाई, ये feeling of belongingness. It possesses its own culture, tradition and way of doing things. It also helps to mold the society in random direction. रैंडम डायरेक्शन में नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है। तो बाकी 3 ऑप्शन सही साउंड कर रहे हैं, 1 2 3 के साथ हम जा सकते हैं, बट 4th नहीं आएगा, बिकॉज रैंडम डायरेक्शन तो खटक रहा है कि रैंडम तो नहीं होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन? टीचर का एटीट्यूड बैरियर हो सकता है, ठीक है। लैक अगर किसी चीज का आ गया तो वो कमी तो बैरियर होगा ही होगा। सो यानी नॉट अ बैरियर पूछा है तो 2 3 6 और 7 तो ऑप्शन में ही नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। 2 3 6 और 7, इसमें 6 है, 2 3 इसमें सारे ही हैं, इसमें सिर्फ 1 ओनली, बट हमारा क्या है 4 5 और 8 आंसर फिट बैठ रहा है, क्योंकि टीचर का एटीट्यूड एक बैरियर हो सकता है, ठीक है। बट फ्लेक्सिबल करिकुलम, एक्सेसिबल एनवायरमेंट और इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड्स और इक्विपमेंट्स जो हैं वो बैरियर नहीं होंगे। सो आपका आंसर सी रहेगा, 4 5 और 8, ठीक है जी। The competency based approach to curriculum evaluation primarily focus on competency word दिखते ही कहीं ना कहीं mastery learning ढूंढो अगर मिल जाए तो, अगर नहीं है तो कुछ और देखो। अगर मास्टर मतलब competency में हम एक प्री डिटरमाइंड उसके साथ जाते हैं, स्टैंडर्ड्स के साथ। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, टीचर का सेटिस्फेक्शन सर्वे नहीं, नॉर्म रेफरेंस यानी कंपैरिजन पे हम कॉम्पिटेंसी में हम खुद से ही कंपेयर करते हैं, हम जो प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसके साथ मेजरमेंट करते हैं। सो आंसर आपका डी रहेगा जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग? तो साइमुलेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, डायलॉग और कन्वर्सेशनल आएगा, ये कंजर्वेशनल नहीं कन्वर्सेशनल, ठीक है। नेटवर्किंग नहीं होगा। ओके, नेटवर्किंग हम मतलब ऑब्वियसली कंप्यूटर को ये जो चीजें हम कर रहे हैं इसमें नेटवर्किंग यूज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को अगर देखें, लेकिन ये मोड नहीं है। ओके, सो मोड में ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, साइमुलेशन, गेमिंग, डिस्कवरी, कन्वर्सेशनल, ये सारी चीजें आएंगी। ओके, वन क्रिटिक ऑफ, क्रिटिक आएगा भाई, मुझे लग रहा है आज मैंने स्पेलिंग ज्यादा ही गड़बड़ कर दी कहीं कहीं। वन क्रिटिक ऑफ टाइलर्स मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन दैट इट इज टू फोकस्ड ऑन। टाइलर का मॉडल ऑब्जेक्टिव्स पे, पर्पस पे और आउटकम पे बहुत फोकस करता है। बार बार आप देखोगे ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स के बेसिस पे हैं चीजें, ऑब्जेक्टिव यहाँ दे नहीं रखा। सो एंड रिजल्ट ऑफ एजुकेशन आपका आंसर होना चाहिए, और कोई आंसर यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। When D. Venn and Pulley found over 20 different process theories. Further analysis led them to identify 4 ideal types. Factual question आपको नहीं आता तो नहीं आता, although 3 words तो सेम ही है, इवोल्यूशनरी थियरी, लाइफ साइकिल, डायलैक्टिकल। सो एक ही ऑप्शन अलग बचता है जो कि आपका टेलियोलॉजिकल सही आंसर होगा। सी विल बी योर राइट आंसर। टेलियोलॉजिकल, डायलैक्टिकल, लाइफ साइकिल एंड इवोल्यूशनरी थियरीज। 94th क्वेश्चन, सोशियोलॉजिस्ट टालकोट पार्सन, उन्होंने 3 कॉजल फैक्टर्स जो हैं सोशल डिफरेंशिएशन के बताए हैं, तो कौन कौन से हैं? पोजेशन, क्वालिटीज और परफॉर्मेंस, यही आपका आंसर है, बाकी नहीं है। ओके, विच मेथड ऑफ रिलायबिलिटी यूजेस डाइकोटमस स्कोरिंग? डाइकोटमस स्कोरिंग यानी 0 और 1 की स्कोरिंग आप दे रहे हो, ये स्प्लिट हाफ में भी हो सकती है, लेकिन कुडर रिचर्डसन का जो मेथड है स्प्लिट हाफ में, फर्दर कुडर रिचर्डसन का मेथड बनाया ही डाइकोटमस स्कोरिंग के लिए है, फॉर श्योर। ओके, तो इसमें तो फॉर श्योर 0 और 1 है, तो हम इसके साथ जाएंगे। बाकी और जो तरीके, स्प्लिट हाफ भी हो सकता था, बट अगर कुडर रिचर्डसन नहीं होता तो
ओके और बाकी जो क्रॉनबेच का अल्फा है वो जनरली नॉन डाइकोटोमस स्केल्स के लिए यूज किया जाता है। तो आप क्रॉनबेच, ये आपका क्रॉनबेच का अल्फा और कुडर रिचर्डसन, ये दोनों ध्यान रखो कि कुडर रिचर्डसन स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है डाइकोटोमस स्कोरिंग के लिए, यानी आप क्वेश्चंस में स्कोरिंग या तो 0 होगी या 1 होगी, 0 1 के हिसाब से स्कोरिंग करते हो। Who among the following emphasized education as a process of integral development of the physical, vital, mental, psychic, spiritual dimension? So जब इंटीग्रल वर्ड आ गया, इंटीग्रल डेवलपमेंट की बात आ गई, तो फिर श्री अरबिंदो के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। Okay. Arrange the phases of social changes according to Brooke Adams cyclical theory. So इस cyclical theory में सबसे पहले barbarism आता है, fear, डर वाली situation आती है, ठीक है, then आपके religious institutions आते हैं, फिर आपके military institutions और last में आपके commercial institutions। B आपका सही आंसर हो जाएगा। So Brooke Adams की cyclical theory of civilization है, इसमें सबसे पहले primitively fear के basis पे societies को dominate किया जाता था, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसमें फियर जो मैनेज हो रहा था वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रहा था। मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, यहाँ पावर आनी शुरू हो गई और फिर पैसा आना शुरू हो गया। कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक ग्रीड जो है उसने फियर को और बाकी चीजों को रिप्लेस कर दिया। ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम प्राइमरीली एम्फेसाइजेस, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला मास्टरी लर्निंग पे आप फोकस करेंगे। ओके, और कोई वर्ड आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग एन आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेंगे? सेंटर्ड अराउंड एजुकेशनल नीड्स, देन आपका क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट ओनली वर्ड, तो सेकंड तो आना ही नहीं चाहिए। अगर सेकंड नहीं आया तो ये दो ऑप्शन वैसे ही कट आउट हो गए। ओके, स्टूडेंट इंटरेक्शन आर नॉट इवेल्युएटेड। क्यों भाई, करोगे ना इवेल्युएट, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप इनको इवेल्युएट ना करो। आप जब इंटरेक्शन इवेल्युएट कर रहे हो तो टीचर स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे होने चाहिए। ओके, तो ये थर्ड तो गलत हो गया जी, ठीक है। तो ये आंसर तो ये लग रहा है 1 4 5 6, तो एजुकेशनल नीड्स के बेसिस पे हो चीजें। आप जो है स्टूडेंट का एटीट्यूड और स्किल्स जो है फॉर इंक्लूजन मैटर, वो एक बेसिक प्रिंसिपल रहेगा कि उसकी स्किल या उसका एटीट्यूड क्या है पर्टिकुलर चीज के लिए। अप्रोच टू मीट द एजुकेशनल नीड्स, वो अप्रोच इफेक्टिव हो आपका। स्ट्रेंथ बेस्ड कोलैबोरेशन इज डन विद अदर रिसोर्सफुल सर्विस प्रोवाइडर्स और टीम मेट्स, तो आंसर आपका बी हो गया जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेड स्कोर हैज अ मीन ऑफ 0, यानी जेड स्कोर हम इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे जेड स्कोर में ही देखते हैं हम, 0 से यहाँ प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 1 का डिफरेंशिएशन और एक 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिखेगा। टी स्कोर्स एलिमिनेट नेगेटिव वैल्यूज बाय रीस्केलिंग जेड स्कोर, ये ठीक है। सी स्कोर्स में 9 इक्वल यूनिट्स का होता है। ग्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट स्केलिंग, ये एब्सोल्यूट स्केलिंग के बेसिस पे नहीं होती, ये गड़बड़ हो गई। इनफैक्ट ग्रेडिंग में तो हम पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन देते हैं। आप देखते हो सीबीएसई में जो ग्रेड मिलते हैं, सो वो 10 वाला जो ए ग्रेड मिल रहा है वो 9 to 10 के बीच वाले को, यानी 90% से आपने 90 से ऊपर अगर लिए तो सबका ग्रेड सेम ही रहता है, ऐसा कुछ है। सो ग्रेडिंग एब्सोल्यूट नहीं होगा फॉर श्योर, तो एब्सोल्यूट एक नेगेटिव स्टेटमेंट को देखते हुए आंसर आपका 1 2 and 3 जो है वो सही रहेगा। ठीक है जी, सो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए, मैंने जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश की है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपने 1-2 नए कॉन्सेप्ट तो सीखे होंगे इससे। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। जल्दी ही हम यूपीजीडीसी का 2017 का पेपर है मेरे पास, मिला मुझे, तो वो हम सॉल्व करेंगे। अगर यूपीजीडीसी का कोई और पेपर भी है इससे पहले का बाद का, तो वो आप मुझे जरूर भेज दीजिएगा। उसमें आई थिंक 30 क्वेश्चंस वैसे हैं और 100 है उसमें टोटल, मतलब जैसे हम यहाँ 70 क्वेश्चन एजुकेशन के हैं, यूपीजीडीसी वाले में 100 क्वेश्चंस हैं, तो हम उन 100 क्वेश्चंस को ही करेंगे क्योंकि 2017 बहुत पुराना हो गया, तो हम उस पेपर का जीएस जो है वो कवर नहीं करेंगे। ओके, तो हम 100 क्वेश्चंस अपने एजुकेशन के फॉर श्योर यूपीजीडीसी वाला पेपर कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट क्लास।